और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई हज हाउस में हज 2022 के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। हज 2022 के आज़मीन आज से ही मोबाइल ऐप के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 10 एम्बार्केशन पॉइंट होंगे। कोरोना से मुतालिक सऊदी और हिंदुस्तानी ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा और तमाम काम डिजिटल होंगे। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि इस साल हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में फरीज़ा हज की अदायगी की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने हज सब्सिडी खत्म करने की भी बात बताई है। इस पूरे मामले पर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने बातचीत की। हज हाउस की नई पॉलिसी आज लॉन्च कर दी गई। आवेदन आप भर सकते हो। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए देश के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर हैं। सर, आज हज हाउस की शुरुआत हो चुकी है, हज के लिए नई प्रक्रिया शुरू हुई, किस तरह से? हज 2022 का आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है और उसके साथ ही हज 2022 के लिए जो लोग भी हज पर जाना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है ऑनलाइन, और 100% हज 2022 डिजिटल भी होगा, सुविधाओं से भरपूर भी होगा, वोकल फॉर लोकल भी होगा, और साथ ही साथ जो है वो सस्ता हो, सुलभ हो और सरल हो, सुरक्षित हो, इसकी भी कोशिश होगी। जैसा कि आप पैंडेमिक प्रोटोकॉल है उसका भी ध्यान में रख कर महरम को लेकर जिस तरह से निर्णय लिया, खास करके महिलाओं को, विदाउट महरम जिन लोगों ने हज यात्रा के लिए भरा है था 2020 के हज के लिए, 21 के लिए, वो तो एलिजिबल रहेंगी। अभी भी जो भरेंगे उनको हम सभी को बगैर लॉटरी जा पाएंगे। मेड इन इंडिया के लिए बाकायदा आपने जो चीज़ें महंगी पड़ती थी, एक गरीब इंसान जब वहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वहाँ पर $100 की मिलती है, तो फ़र्क हो जाता था। तो यहीं से क्यों नहीं लेके जाते, तो हमने यहाँ पे उनको लेके जाने के लिए अरेंजमेंट किया है। सऊदी अरबिया से आपकी किस तरह की डिस्कशन हुई है, खास करके सऊदी अरब सरकार के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हज 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा हज यात्री जा सकें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था हज पॉलिसी पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। इस बार उम्मीद है कि 100% से भी ज़्यादा लोग जो आवेदन करेंगे वो हज के लिए जा सकते हैं। इसे लेकर सऊदी अरबिया की जो गाइडलाइन है उसे पूरी तरह से माना जाएगा। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स माफिया की पुष्टपनाही करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई नाम गिनवाए जिनकी सरपरस्ती का देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम आयद किया गया है। उधर देवेंद्र फडणवीस ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक के ताल्लुकात पाए जाते हैं। दीपावली त्यौहार के बाद इन बातों को मंजर आम पर लाया जाएगा। मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र वो तय करता था, और पूरी तरह से उगाई उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड। हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत
मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग और हफ्ता वसूली मामले में आज ईडी के सामने हाजिर हुए। इससे कबल इन्हें कई मरतबा ईडी ने तफ्तीश के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हो सके। खबर थी कि अनिल देशमुख ने मुल्क छोड़ा था। इस जिम्न में उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की और कहा कि वो ईडी से मुसलसल राब्ते में है और हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। देशमुख ने गायब होने की खबरों को बेबुनियाद बताया। केंद्रीय एजेंसी ईडी के मुझे जो समन्स आए थे उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में या प्रसार माध्यम में गलत न्यूज़ आई थी कि मैं ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहकार्य नहीं कर रहा। ईडी का जब भी समन्स आया मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद में मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊंगा, इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर चाहिए पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आए दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। आज फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसों का इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 115 रुपए से तजावुज कर गई है। इसी तरह 1 लीटर डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे हो गई है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो पेट्रोल की कीमत जल्द ही 120 रुपए फी लीटर से तजावुज कर सकती है।